एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। द हिंदू एडिटोरियल सेशन नंबर 42 पे आज हम लोग आ चुके हैं और आज की क्लास में जैसे कि आप लोग जानते हो हमारा एजेंडा है कि हम अपनी वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो है हम अपनी वोकैब में इंक्लूड कर सकें। सो उसी मोटिव को फुलफिल करते हुए इस क्लास में आज हम लोग कुछ नए जो वर्ड्स हैं उनको सीखेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे और उनको अपनी वोकैब में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए आप लोग जानते हो हमारी क्लास जो है वो थीम बेस्ड रहती है, यानी कि हम थीम बेस्ड उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक वर्ड का मीनिंग, उसके साथ ही साथ उसका सिनोनिम, उसका हिंदी में मीनिंग, वो पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंसेस के थ्रू उसको पढ़ के चलते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग जो है क्लास में नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है, ध्यान दे करके चले। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नोट्स जो है वो तो हम आपको क्लास के बाद एज PDF भी प्रोवाइड करवा ही देंगे। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग क्लास में और फिर करते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन को शुरू। ठीक है, चलो। आई होप कि स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो अपन करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है, चलो। आप लोग जानते हो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो एज यूजुअल कोट ऑफ द डे के साथ विल स्टार्ट द क्लास। उसके बाद वोकैब प्रैक्टिस जो है हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो आप उनके थ्रू अपनी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो आज का एडिटोरियल है उससे रिलेटेड जो उसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको समझेंगे और लास्ट में आपके लिए समरी है। ठीक है, चलिए तो करें फिर हम लोग आज के कोड से क्लास को स्टार्ट। The code of the day is our greatest glory is not in never falling but it is in rising every time we fall. ये ना मतलब ऐसे लाइफ का मोटो होना चाहिए हर किसी का, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारी ना सबसे बड़ी शान इस चीज में नहीं है कि तुम कभी हारे नहीं। ठीक है, और कोई इंसान ना जो बहुत शान से बोलता है ना, ऐसे सीना चौड़ा करके कि मैं तो हारता ही नहीं हूँ चीजों में, वो सबसे वीकेस्ट इंसान है। उसने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं, ये जरूर याद रखना। उसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा और उसके पास उसके एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जो है ना, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो ज्यादा जानता ही नहीं है जिंदगी के बारे में। एक्चुअल में सबसे बड़ा तो इंसान जो है वो है, और सीना चौड़ा करके उस इंसान को खड़े होना चाहिए जो ये कहना जानता है कि मैं ना बहुत बार फेल हुआ, मैं बहुत बार गिरा, लेकिन हर एक बार मैं खड़ा होकर के उतने ही जोश के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ा हूं। उस इंसान को आप देखिएगा, उस इंसान के पास इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस से इतने सारा उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास इतनी सारी चीजें होंगी बताने के लिए, और उसके पास उतना ही ज्यादा आपके पास आपको भी उस इंसान से उतना ही बेनिफिट मिलेगा। एक इंसान जो ये कहता है ना कि मैं कभी हारा नहीं हूं, वो मतलब उसके पास कुछ फिर होता भी नहीं है शेयर करने के लिए, उसके पास कोई उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं होती है। और आप इतना भी जान करके चलिए कि सक्सेस जो है वो बिना फेलियर के आती ही नहीं है। आप उस इंसान को देखिएगा जिस इंसान ने ना जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई, वो बहुत गिरा, उसको अपने कोई एक गोल को अचीव करना था, बहुत बार फेल हुआ, और वो फेल होने के बाद भी उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ, उतनी ही स्ट्रेंथ, उतनी ही हिम्मत, उतनी ही डिटर्मिनेशन को गैदर करके आगे बढ़ता चला गया। वो इंसान आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि आप कितना वो उस इंसान को पता है कि क्या चीजें जिंदगी में वर्कआउट नहीं करती हैं और क्या चीजें जिंदगी में वर्कआउट करती हैं, किस चीज को कैसे करना चाहिए। कुछ भी ना ऐसे कभी ना हारने में तो शान है ही नहीं, और कभी ना हारने में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में आपको घमंड इस बात पे होना चाहिए कि मैं हारा तो बहुत था, मुश्किलें तो बहुत आई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ता गया। देयर इज ऑलवेज ग्लोरी इन व्हाट, इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल, नॉट इन नेवर फॉलिंग। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। और अगर आप फेल भी होते हो ना, तो ऐसे मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है कि यार मैंने सोचा था मैं ये चीज ऐसे करूंगा, मैंने सोचा था ये चीज ऐसे होगी, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, एंड सी मैं तो हार गया, मैं तो ये चीज कर ही नहीं पाया। तो हारना जो है ना वो आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि हारना जो है ना वो आपको बनाता है। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक्चुअल में वही होता है। और आप एक इंसान को ना जज कर सकते हो, पता है कैसे आप उसको जज कर सकते हो, ये देख करके कि वो इंसान ना हार को कैसे एक्सेप्ट करता है। जो इंसान हार को एक्सेप्ट नहीं करना जानता है ना, जो उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा ऐसे फजी हो जाता है कि मैं हार गया है ना, वो इंसान ना बिल्कुल भी उसका कैरेक्टर जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो इंसान बहुत वीक होता है। बट एक इंसान जिसको आप देखो और आप उससे सीख सकते हो, आप उसको देख करके बता सकते हो कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना ज्यादा अच्छा हुआ है और वो कितना ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर का है कि वो हार अच्छे से लेना जानता है ना। तो ये चीज जो है ना ये बहुत मायने रखती है, पता है कि आप जो है आप किस तरीके से चीजों को डील करते हो। और आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ऐसे ही होता है कि आप जितना जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, आपको गिराती हैं नीचे, पर आप उतनी बार खड़े होते हो और उतनी बार आगे चलते हो। आप बहुत कुछ सीखते भी हो इस प्रोसेस में, अपने बारे में सीखते हो, चीजों को डील करने सीखते हो, अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे आपको खड़े उतरना है आप उसको सीखते हो। और जिस इंसान ने इतनी मुश्किल देखी ही नहीं है, तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है जिंदगी में, तो उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो अंदर से ही खोखला रहता है।
इसीलिए कभी भी जब आपके सामने हार्डशिप्स आती है ना, तो उसको ये मत लेकर के चलो कि ये मुझे परेशान करने के लिए आई है और मैं इनमें से कभी गुजर नहीं पाऊंगा। इसको एज अ चैलेंज लेकर के चलना चाहिए कि ये आई है ना, तो मतलब मेरा टेस्ट चल रहा है, मतलब मैंने खूब जो पढ़ाई करी है ना, अब मुझे प्रूफ करने की बारी आ चुकी है कि मैं इसमें कितने अच्छे से निकल के दिखाता हूँ, इस टेस्ट को पार करके दिखाता हूँ। और जितना अच्छे से आप टेस्ट को पार करके दिखाओगे ना, उतना ही आप देखना उससे बाहर जब निकलोगे तो उतने स्ट्रॉन्गर बाहर निकलोगे, समझे? चलो, तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना है, इन चीजों को अपनी लाइफ का मोटो बना करके चलो, कभी भी ऐसे मायूस नहीं होगे छोटी छोटी चीजों से। ओके, चलो, तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम लोग हमारे वोकैब प्रैक्टिस पर। सो आज कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है? वो क्वेश्चंस एक एक करके आपके सामने आएंगे, आप उनको पढ़िएगा और उनका सही जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद हम जो वर्ड्स हैं आज के उनको समझेंगे। तो डायरेक्शंस पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word as your answer। आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, वो वर्ड्स जो है आपको उस वर्ड का करेक्ट मीनिंग जो है गिवन ऑप्शंस में से चूज करना है, ठीक है? चलो, सो ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, स्क्रीन में आपके सामने प्रेजेंट कर दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। ओके, चलो, सबसे पहला जो वर्ड है वो है डिफाई, ठीक है? सॉरी, डिफाई नहीं, डाइफी, ठीक है? फ्लैटर, चैलेंज, वर्शिप या फेस, क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ठीक है, फ्लैटर, चैलेंज, वर्शिप या फिर फेस, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? फ्लैटर, ऐसे होता है ना किसी को एकदम किसी की चापलूसी करना, उनको फ्लैटर करने की कोशिश करना, ठीक है? चैलेंज आप समझते ही हैं, और अगला है वर्शिप, पूजा करना, फेस। ओके, सो डेफाई, अब आप बताओ डेफाई का क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? फ्लैटर, चैलेंज, वर्शिप, फेस। सो बेटा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है वर्शिप, ठीक है? डेफाई का मतलब होता है वर्शिप करना, ठीक है? किसी की पूजा अर्चना करना। सो हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब क्या होगा? ये वर्ड हम लोगों ने क्लासेस में भी कवर किया है। मैसेंजर, स्टीवर्ड, फोर रनर या पायलट, बताओ। मैसेंजर, स्टीवर्ड, फोर रनर या पायलट। ओके, ओके, तो हार्बिंजर का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है? हार्बिंजर का यहाँ पे करेक्ट आंसर है फोर रनर, ठीक है? हम लोगों ने क्लास में भी इसको कवर किया था बेटा, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अगला है वेन्यू। वेन्यू आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी पार्टी है, पार्टी का वेन्यू कहाँ है, शादी के कार्ड आते होंगे घर पे, उस पे वेन्यू लिखा रहता होगा, तो वेन्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस, एजेंडा, टाइम या ड्यूरेशन, बताओ। प्लेस, एजेंडा, टाइम या ड्यूरेशन। ओके, सो वेन्यू जो है ना वो रिलेट करती है प्लेस से, कि स्थान कहाँ है, शादी कहाँ पर हो रही है, वेन्यू क्या है, प्लेस क्या है। गॉट इट? चलो, अगला है कैंडिड। सो कैंडिड का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अपेरेंट, एक्सप्लिसिट, फ्रैंक या ब्राइट। अगर कोई चीज कैंडिड है तो वो क्या है? अपेरेंट है, एक्सप्लिसिट है, फ्रैंक है, ब्राइट है, क्या है? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी जल्दी से। ओके, डन। तो देखो कैंडिड यानी कि यहां पर होगा ऑप्शन सी, फ्रैंक, आपका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेल्ट, मेल्ट का मतलब क्या होता है? टू सूद, मर्ज, परचेज या ग्लिसन। मेल्ट, सूद, मर्ज, परचेज, ग्लिसन, बताओ करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। जो सूद, मर्ज, परचेज या ग्लिसन। सो मेल्ट का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मेल्ट का करेक्ट आंसर होगा मर्ज, दो चीजों का आपस में मिल जाना, ठीक है? मर्ज होना। चलिए, सो अब हम आते हैं हमारे वोकैब सेक्शन पर, ठीक है?
तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कैलो। कैलो का मतलब क्या होता है? देखो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड को जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किसको? एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, कैलो। सो ये एक ना यंग पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही इनएक्सपीरियंस होता है या इमेच्योर होता है, अनाड़ी, उसको ना ज्यादा कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है, नया नया नौसिखिया कह सकते हो आप। ठीक है, सो उसे हम कैलो बोलते हैं। गॉट इट? कि अगर कोई आप ऐसे कोई देखो, तुम लोग जैसे नूब बोलते हो ना आजकल की भाषा में, ये तो पबजी खेलता है, इसे तो आता नहीं है, इसके पास तो स्किल्स नहीं है, इसने तो ज्यादा खेल नहीं रखा है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उससे, जैसे तुम बोलते हो ना नूब है, इसे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आती नहीं है, अनाड़ी है, हम कैलो बोलते हैं। ओके, अ यंग पर्सन, और मोस्टली हम एक यंग पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नौसिखिया, कोई एक जवान नौसिखिया एक बच्चे के लिए जिसको चीजें नहीं पता है, जो इमेच्योर है, जो क्या है, जो इनएक्सपीरियंस है। सो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं मार्क वॉज जस्ट कैलो यूथ ऑफ 16 when he arrived in Paris। कि मार्क क्या था? मार्क केवल 16 साल का एक अनाड़ी था जब वो पेरिस आया था, यानी कि इमेच्योर था, बचपना था उसमें खूब ज्यादा, उसको पता नहीं था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी चीज का, तो पहली दफा वो अपने, आप कह सकते हो अपने शहर से बाहर निकल के पेरिस में आया होगा। ठीक है, तो एक अनाड़ी था, छोटा एक नौजवान अनाड़ी 16 साल का, जो पहली बार वो पेरिस आया था। They employ Kellogg youths, they cause the little ones to stumble, cause the little ones to stumble। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि वो कैसे एम्प्लॉयज को वो करते हैं, कैसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, Kellogg youths यानी कि अनाड़ी, जो एकदम नौसिखिया लोग होते हैं ना उनको, ठीक है, उनको वो एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, दे कॉज द लिटिल वंस टू स्टम्बल, वो क्या करते हैं? स्टम्बल आप समझते हैं? स्टम्बल का मतलब क्या होता है, जानते हैं कोई? स्टम्बल, ठीक है, अगर आप ऐसे चल रहे हो सड़क पे, चलते चलते आप एकदम से लड़खड़ा जाओ, ठीक है, उसे हम स्टम्बल बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दे एम्प्लॉय, क्या? दे एम्प्लॉय कैलो यूथ्स, वो कैसे लोगों को, कैसे यूथ को, कैसे युवा को एम्प्लॉय करते हैं, अनाड़ी युवा को, क्योंकि वो छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, वो उन्हें गिरा देते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो कि देखो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर ना वो कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को, देखो इससे ज्यादा जो छोटे होते हैं वो तो एकदम मेच्योर होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना आता है चीजों को, और जो ब्राइटर, आप कह सकते हो जो अडोलेसेंट होते हैं, जो और बड़े होते हैं, उनका चीजों को करने का ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है, और आप एक अनाड़ी को अगर सिखाओगे ना तो वो क्या है, आपके हिसाब से ही ढल जाएगा। तो उनको ढालना, उनको मोल्ड करना बड़ा आसान होता है। कि अगर मैंने किसी एक ऐसे इंसान को क्या कर लिया, मैंने किसी एक ऐसे इंसान को हायर कर लिया, ठीक है, जो क्या है, जिसको अभी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसको अपने हिसाब से ढाल सकती हूँ, मैं उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हूँ, अपने हिसाब से मैं उसको चीजें जो है वो सिखा सकती हूँ और उनसे वो चीजें करवा सकती हूँ। सो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कैलो का मतलब क्या होगा? somebody who is inexperienced, young person who is inexperienced and immature। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, ओके, चलो, सो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएक्सपीरियंस्ड, कोई इंसान जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। ठीक है, क्रूड, ग्रीन, गाइललेस, या फिर इन्फेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इसके एंटोनिम्स होंगे, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, सो इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सपीरियंस्ड, के जो इंसान है वो अनाड़ी नहीं है बल्कि अनुभव है, उसके पास बहुत सारा, इनिशिएटेड, मच्योर, सोफिस्टिकेटेड, इवॉल्व, के पूरे तरीके से विकसित इंसान है, उसे पता है, उसको दिमाग, उसको चलाना आता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है चीजों का। ठीक है, तो कहलाओ यानी कि अनाड़ी, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस, इसके ऑपोजिट्स एक्सपीरियंस्ड, इवॉल्व, मच्योर। ठीक है, चलो, अगला जो वर्ड है वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एन अनरिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन और एज ऑफ फीलिंग्स, एक कैसा, अपने ना, आप कह सकते हो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकलने देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं इफ्यूजन। ठीक है, और खास तौर पे हम फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एन अनरिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन, कि आप उसे ना रोक नहीं रहे हो, बांध नहीं रहे हो, जैसा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जैसा तुम फील कर रहे हो, उसे लेट इट आउट, है ना, लेटिंग इट ऑल आउट, कि आप उसे बहने दे रहे हो, आप निकलने दे रहे हो। जैसा मेरे को गुस्सा आ रहा है, आपने एकदम गुस्सा दिखा दिया, ठीक है, तो उस चीज को जैसा है, जैसी फीलिंग्स फील हो रही हैं, जैसे इमोशंस आप फील कर रहे हो, उसको वैसा का वैसा ही बहने देना, वैसा ही एक्सप्रेस कर देना, उसको हम इफ्यूजन बोलेंगे। तो देखो, द इफ्यूजन ऑफ पेट्रियोटिक एक्सप्रेशन आफ्टर द 9/11 अटैक्स कट अक्रॉस क्लास लाइंस। वो कह रहे हैं कि जो इफ्यूजन था पेट्रियोटिक एक्सप्रेशन का, कि जब 9/11 का जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो लोगों के अंदर की जो भावना थी, पेट्रियोटिक एक्सप्रेशंस थे, जो देशभक्ति की भावना थी, वो क्या हो रही थी, वो बाहर उमड़ करके आ रही थी, है ना, और वो हर एक क्लास लाइंस में आपको देखने को मिल रही थी। हर एक व्यक्ति, चाहे फिर वो कितना ही नीचे स्तर पे काम करता हो या कितने ही ऊंचे स्तर पे काम कर रहा हो, सभी के अंदर वो एक भावना थी, वो एक पेट्रियोटिक, देशभक्ति की भावना थी, जो कि हर कोई इंसान फील कर रहा था, और वो उसे लेट इट आउट कर रहे थे, वो पता चल रही थी। ठीक है,
अनरिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसको दबाए कि है ना ये मैं फील कर रहा हूं तो इसको दबाकर अपने अंदर रखते नहीं, लोग उसको क्या कर रहे थे, खूब खुले तौर पे एक्सप्रेस कर रहे थे, ये होगा इसका मीनिंग। ईच गर्ल फेल्ट गिल्टी ऑफ अ मॉडलिन इफ्यूजन ऑफ सेंटिमेंट, वो कह रहे हैं कि हर एक लड़की को क्या लगा, उन्हें बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने कैसे अपने जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ना इतने खुले तौर पे एक्सप्रेस कर दिया था। ठीक है, सो इफ्यूजन क्या है, खुले तौर पे किसी चीज को एक्सप्रेस करना, ना कि उसको क्या करना, रिस्ट्रेन करके रखना, दबा करके रखना। ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड क्या होता है, खुला खुला छोड़ देना किसी चीज को, रिस्ट्रेन यानी कि उनको बाउंड करके रखना किसी चीज में। ठीक है, चलो सो देखो सिनोनिम्स क्या होंगे, डिस्चार्ज, एफ्लुएंस, डिफ्यूजन, एफ्लुवियम या एफ्लक्स। सो ये सभी क्या है, देखो यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब ये आप समझते हो ना, किस चीज को बहने देना, ठीक है, किस चीज को टू लेट समथिंग आउट। ठीक है, तो यही कि किसी चीज आप जो फील कर रहे हो, जैसी भी फीलिंग्स है उसको बस वैसा महसूस करना, उनको दबाना नहीं, खुले तौर पे एक्सप्रेस करना, वो होता है एफ्यूजन। ठीक है, चलो अगला जो वर्ड है वो है fortuitous। ठीक है, fortuitous, सो आकस्मिक, fortuitous यानी कि ऑफ समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज, नॉट प्लान्ड, हैपनिंग बाय चांस। कोई चीज बाय चांस आपके साथ हो जाए, पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, कोई चीज का होना जो आपके भले के लिए हुआ, लेकिन आपने सोचा नहीं था ऐसा होगा, आपने प्लान नहीं किया था, आपको बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था, बट इट हैपेंड, उसे हम बोलते हैं fortuitous। ठीक है, क्या बोलेंगे, fortuitous। सो समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज, दोबारा से समझो, आकस्मिक, बाय चांस किसी चीज का हो जाना, लेकिन भले के लिए होना। ठीक है, कोई चीज जो आपके बहुत भले के लिए हुई, आपका फायदा हुआ, लेकिन आपने कोई उसका प्लानिंग नहीं थी, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ, वो बाय चांस हो गया अचानक से। ठीक है, द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग इज सर्टेनली fortuitous। वो कह रहे मीटिंग की जो टाइमिंग है ना, वो क्या है, आकस्मिक है। यानी कि सोचो कि आपको क्या करना था, आपकी आज शाम की 5 बजे की फ्लाइट थी, आपको जाना था कहीं पर, और आपको सुनने में आया कि जो मीटिंग है वो रखी जाएगी, तो आप टेंशन में आ गए कि यार मीटिंग अगर होगी और मीटिंग अगर 5 बजे रखी गई तो मैं कैसे निकलूंगा, मुझे तो ऑफिस से 3 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट के लिए तो आपको जल्दी निकलना पड़ता है ना, घर से और कहीं से भी जगह से, ताकि आप वहां पे पहुंच सको और चेक इन कर सको। तो आप टेंशन में आ गए कि मेरी तो फ्लाइट है, मुझे तो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, मैं क्या करूं, इन्होंने तो मीटिंग रख दी है ना, कहीं मेरी फ्लाइट डिले ना हो जाए। लेकिन आपको पता चला मीटिंग कितने बजे, 12 बजे। तो आप क्या हो गए, आप खुश हो गए, आपने राहत की सांस ली कि अरे ये तो अच्छा हुआ, जो मीटिंग की टाइमिंग थी वो तो बड़ी fortuitous थी, यानी कि आपके भले के लिए हुआ। ठीक है, जो भी हुआ आपके भले के लिए हुआ, आपने प्लान नहीं किया था, एकदम अचानक से हुई चीजें, हैपेंड बाय चांस, बट क्या हुआ, आपके एडवांटेज था आपका उसमें। ठीक है, आपका फायदा था। कोलैप्स ऑफ इट्स राइवल वाज अ fortuitous अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी। वो कह रहे हैं कि जो कंपनी थी ना, अब सोचो दो कंपनी आपस में क्या कर रही है, कंपीट कर रही है, फॉर एग्जांपल नेस्ले और कैडबरी। ठीक है, कैडबरी की चॉकलेट्स भी बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, नेस्ले की चॉकलेट्स भी बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, दोनों एक दूसरे के क्या है, राइवल्स है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, कैडबरी नेस्ले को हराने की कोशिश कर रहा है, नेस्ले कैडबरी को, बट बाय चांस ऐसा क्या हुआ, बाय चांस जो है नेस्ले की चॉकलेट्स बिकनी बंद हो गई, लोग कैडबरी की चॉकलेट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तो कैडबरी के लिए क्या हुआ, कैडबरी के लिए उसके उसके दुश्मन का, उसकी कॉम्पिटिटिव वो कंपनी, कॉम्पिटिटर जो कंपनी थी उसकी, उस कॉम्पिटिटर कंपनी का गिर जाना, ठीक है, उसका फेल हो जाना, उसका तबाह हो जाना एक तरीके से, ठीक है, मार्केट में। तो क्या है, वो कैडबरी के लिए तो फायदेमंद है ना, लेकिन क्या हुआ, ये तो आकस्मिक तौर पे हुआ है ना, कैडबरी ने बहुत सारी चॉकलेट्स बनाई, लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों को नेस्ले के चॉकलेट्स पसंद नहीं आई, उनको कैडबरी की चॉकलेट्स पसंद आई, और कैडबरी की सेल्स बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और नेस्ले लॉस में चला गया। तो कैडबरी के लिए उसके उसके राइवल का, उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी का गिर जाना, है ना, या फिर उसकी सेल्स का खराब हो जाना, या उसका कंपनी का फेल हो जाना, कैडबरी के लिए क्या है, कैडबरी के लिए एक fortuitous अपॉर्चुनिटी है ना, कि उसके लिए आकस्मिक अपॉर्चुनिटी, क्या वो पूरे मार्केट में अकेले राज कर रहे हैं, अकेले उनकी चॉकलेट्स बिक रही हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और किसी की चॉकलेट्स इतनी फेमस है नहीं, है कि नहीं। तो fortuitous यानी कि बाय चांस कोई चीज हुई जो कि कैडबरी ने प्लान नहीं किया था, सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, वो बाय चांस हुआ, लेकिन कैडबरी को उससे फायदा ही हुआ, तो ये होता है fortuitous। ठीक है, चलो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर फॉर्चुनेट, ठीक है, ऑड, रैंडम, सिरेंडिपिटी होता है, सिरेंडिपिटिशियस, ठीक है, या अनफोर्सीन। सिरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई चीज आकस्मिक तौर पे होना आपके साथ, ठीक है, और कुछ अच्छा ही होना, नेगेटिव वे में नहीं, हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि कुछ अचानक से किसी चीज का हो जाना, किस्मत के तार जुड़ गए और कुछ अच्छा हो गया आपके साथ, आप ऐसे समझ लो कि कुछ ना बाय चांस कुछ हो गया और लकीली कुछ आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो सिरेंडिपिटिशियस आप बोल सकते हो। अब इसके क्या हो गया, ये तो सारे fortuitous का मतलब हुआ कि कोई चीज जो है आपके साथ बाय चांस हो रही है, कोई चीज जो है आपके साथ आपने प्लान नहीं किया, आपने सोचा नहीं, आपने सोच समझ के नहीं किया, बाय चांस हो गया और आपका फायदा ही था उसमें। ऑपोजिट क्या होगा कि आपने सोच समझ के चीजें करी है, कैलकुलेटेड वे में चीजें हुई हैं, सोच समझ के आपने कदम उठाए, डेलिबरेट, जानबूझ के आपने कोई चीज करी, बाय चांस आपके साथ नहीं हुई है।
ठीक है, डिजाइंड था, इंटेंशनल था, प्लान्ड था, आप ये कह सकते हो। क्योंकि फोर्टुएशियस मतलब चीजों का होना बाय चांस, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है, जानबूझ के आपने चीजें करवाई वैसी, वो डिजाइन किया गया, प्लानिंग करी। ठीक है, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलो अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है स्पष्टवादिता। समझें, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रूथ स्पेशली अबाउट अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट। कैंडोर हम तब बोलेंगे जब ना एक ऐसे मुद्दे पर, जो मुद्दा बहुत ही आप कह सकते हो विवाद वाला मुद्दा है, इसके ऊपर वाद विवाद हो सकते हैं, इसके ऊपर झगड़ा हो सकता है, सेंसिटिव टॉपिक है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन उस माहौल में भी एकदम सच्चा रहना और सच बोलना। ठीक है, एकदम सच बोलने की जो क्वालिटी है ना, ये जो आपके अंदर की खूबी है कि आप सच बोलते हैं, ऐसे मोमेंट में भी सच बोलते हैं जहां पर हो सकता है सच बोलना बहुत मुश्किल हो, या बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट है, एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो शर्मिंदा कर देने वाले मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, बट फिर भी मुश्किल घड़ी में जहां पे सच बोलना मुश्किल है, उस घड़ी में भी सच बोलने की ये जो कला है उसको हम कैंडोर बोलते हैं। ठीक है, ये जो खूबी है उसको हम कैंडोर बोलते हैं। वी रियली डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, शी सेड विद सरप्राइजिंग कैंडोर। वो बोल रहे मुझे भी नहीं पता कि यार इस बारे में क्या किया जाए। उसने कहा कैसे, सरप्राइजिंग कैंडोर, यानी कि उसने, सब लोग जो है, सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग ना एक मुश्किल थी, उस मुश्किल को हल करने के लिए सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग कोशिश कर रहे थे। किसी ने भी ये, सबको पता था कि इस मुश्किल को हल करना बहुत ही मुश्किल है ना, नामुमकिन है, इस प्रॉब्लम को हल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। बट उस व्यक्ति ने क्या करा, उस लड़की ने बहुत ही खुले तौर पे सच बोला कि मुझे, हमें नहीं पता कि हम इस मुश्किल में क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसने क्या है, उस समय पर जो चीज बोलनी मुश्किल थी, जो चीज जो बहुत डिफिकल्ट थी, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उसने बहुत सच्चाई के साथ वो चीज कही, उसे कैंडोर बोलेंगे। शी एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज अ रिस्पेक्टेबल लीडर थ्रू लॉयल्टी, कैंडोर एंड डिटर्मिनेशन। वो कह रहे हैं कि उस औरत ने अपने आप को ना, अपनी छवि कैसी बनाई है, उस औरत ने अपनी छवि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर के थ्रू लीडर के तौर पे बनाई है। ठीक है, जब भी आप उस औरत को देखते हो तो सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं कि बहुत रिस्पेक्टेबल लीडर है वो, और ऐसी छवि उसकी बनी क्योंकि वो बहुत ही लॉयल थी, वो एकदम सच्ची थी। ठीक है, जहां पे लोग सच सुनना चाहते हैं, जहां पे सच बोलना मुश्किल है, वो वहां पर भी सच बोलती थी धड़ल्ले से। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, और वो डिटरमिन्ड थी। ठीक है, दृढ़ निश्चय था उसका। तो इन सभी चीजों के थ्रू, उसकी लॉयल्टी, उसके कैंडोर और उसकी सच्चाई की खूबी और उसके डिटर्मिनेशन की वजह से उसकी एक इमेज रिस्पेक्टेबल लीडर की बनी। तो ये होता है कैंडोर का मतलब, कि आप क्या है, कि आप सच बोलते हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं जब कोई सच ना बोलना चाह रहा हो। ठीक है, जब मुश्किल घड़ी हो तब भी, उसे कैंडोर बोलते हैं। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे डायरेक्टनेस, फेयरनेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कि क्या है, ईमानदार हैं आप, फ्रैंक है, फेयर है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कि आप उतना ही ना सच नहीं बोलते, आप धोखेबाजी करते हो। ठीक है, कि आप डिसीट, धोखा देना, डिसऑनेस्टी, ठीक है, बेईमानी, लाइंग, अनफेयरनेस, आर्टिफाइस, ये सभी वर्ड्स क्या है, कि आप ईमानदार नहीं है, धोखाधड़ी, झूठ बोलना। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो अगला जो वर्ड है वो है जेंटील। जेंटील का मतलब है वेरी पोलाइट, जेंटल, ग्रेसफुल, अदब के साथ कोई काम करा जाए। ठीक है, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही अदब के साथ, ग्रेसफुली, जेंटल तरीके से कोई काम किया जाए, उसे हम जेंटील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, जेंटील, बीइंग वेरी पोलाइट, जेंटल एंड ग्रेसफुल। इजी है। द मैंशन हैड एन एटमोस्फियर ऑफ जेंटील एलिगेंस एंड डीके। वो कह रहे हैं कि जो मैनर था, मैंशन था, वो मैंशन, वो जो महल था, वो जो आलिशान बंगला था, वो कैसा था, उसके अंदर घुसते के साथ ही एक बड़ी अदब, एक बहुत ही जेंटल सी वाइब थी उसकी। ठीक है, बहुत ही चीजें जो थी वो पूरा का पूरा ग्रेसफुली सजा हुआ था। ठीक है, बहुत जेंटल सी वाइब थी, बहुत पोलाइट सी वाइब थी उसके अंदर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जेंटील। अगर यहाँ पे लिखा है एटमोस्फियर कैसा था, जेंटील एटमोस्फियर था, बड़ा पोलाइट सा था। He took elocution lessons to try to make his accent sound more genteel. वो elocution यानी कि बोलने के, eloquence होता है बोलना। ठीक है, आपका ओरेटोरिकल स्किल्स को हम eloquence बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि elocution lessons लिए थे उसने, इंग्लिश कैसे बोली जाए, किस तरीके से बोली जाए, उसने उस चीज की क्लासेस ली, ताकि वो जो अपना एक्सेंट है, उस एक्सेंट को और ज्यादा जेंटल बना सके, यानी कि और ज्यादा ग्रेसफुल बना सके, कि जब वो इंग्लिश बोले तो ऐसे ना लगे कि कोई सेकंड लैंग्वेज वाली कोई ऐसा बंदा इंग्लिश बोल रहा है जिसकी वो एक्चुअल में लैंग्वेज नहीं है। वो क्लासेस ले रहा था इंग्लिश बोलने सीखने की, ताकि वो अपना एक्सेंट बहुत ही जेंटल बना सके, कि ऐसा लगे कि इसने जन्म से इंग्लिश बोली है, बहुत ग्रेसफुल, है ना, बहुत ही प्यार से, एकदम फ्लो, जेंटल तरीके से इंग्लिश निकल रही एकदम। ठीक है, तो जेंटल का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। देखो सिनोनिम्स होंगे एरिस्टोक्रेटिक, एलिगेंट, नोबल, ऑस्टेंटेशियस या पोलाइट। ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कि कोई भी चीज ना इतनी सभ्य, इतनी अदब और इतनी ग्रेसफुल और पोलाइट नहीं है। कैसी है, अनसिविलाइज्ड है, अनफैशनेबल है, अनरिफाइंड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, बुरिश है।
ठीक है, रूड भी कह सकते हो आप। ओके, सो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, अगला जो वर्ड है वो है आइडेलिक। आइडेलिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लेजेंट, ब्यूटीफुल और पीसफुल। कोई चीज अद्भुत तरीके से एकदम मन मोहने वाली है, अत्यंत एकदम चैन पहुंचाने वाली, पीसफुल, अलग ही शांति, अद्भुत आप कह सकते हो, बहुत सुंदर, वेरी प्लेजेंट, उसको हम आइडेलिक बोलेंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली वर्ड लग गया ना तो मतलब समझो कि इंटू 10 कर दो, वेरी 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 लगा दो, एकदम ऐसे समझ जाओ। तो एक्सट्रीमली प्लेजेंट यानी कि कोई चीज जो बहुत ही सुहानी, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा शांत, उसको हम बोलेंगे idyllic. We had an idyllic weekend planned with friends, but a sudden illness in their family put paid to that. वो कह रहे हैं हमने कितना सुंदर, इतना शांत, इतना प्यारा, इतना सुहाना वीकेंड हम लोगों ने प्लान किया था, एक अच्छी जगह हमने सोचा। देखो ऐसी वादियां जो है, मुझे लग रहा है ये टी गार्डन है, टी एस्टेट है, तो सोचा हम लोग क्या, हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे, वहां के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत है, बहुत सुंदर, बहुत सुहाना, बहुत ही प्यारा सा हमने वीकेंड प्लान किया, यानी कि आइडलिक वीकेंड प्लान किया। लेकिन किसी की तबीयत खराब हो गई परिवार में और इस वजह से वो वीकेंड जो है हम लोग उसको नहीं जा पाए। ठीक है, द सेटिंग इज पॉलिना एंड जेरार्डोज आइडलिक बीच हाउस। तो वो कह रहे हैं कि अब सोचो उनकी ना शादी हो रही है, ठीक है, 2 लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि शादी कहाँ हो रही है, तो कह रहे हैं पॉलिना और जेरार्डो के आइडलिक बीच हाउस में, यानी कि उनका बीच हाउस कैसा है, उनका बीच हाउस बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत सुहाना, बहुत ही शांति से भरा हुआ बीच हाउस है, वहां पे 2 लोगों की शादी हो रही है। ठीक है, तो आइडलिक का मतलब ये हो जाएगा। ओके, सिनोनिम्स क्या होंगे, पीसफुल, पिक्चरिस्टिक, रस्टिक, अनस्पॉइल्ड, चार्मिंग, कोई चीज बहुत सुंदर है, बहुत सुहानी है। एंटोनिम्स हो जाएगा अर्बन, बैड, ब्लेमिश्ड, फ्लॉड, इम्परफेक्ट, अच्छा नहीं है, खराब है। ठीक है, सो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट, सभी को इतना यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले तो ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ तक ठीक है? फुल, हम आगे बढ़ सकते हैं फिर, है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मोटिफाई। मोटिफाई यानी किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, टू मेक समवन वेरी एम्बैरेस्ड, किसी को खूब नीचा दिखाना, किसी को बहुत शर्मिंदा कर देना, उसको हम बोलते हैं मोटिफाई। द थॉट ऑफ द इंसिडेंट स्टिल मोटिफाइड हर, वो कह रहे हैं, अच्छा नीचा दिखाना, और आप ये भी कह सकते हो भयभीत कर देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो इंसिडेंट का जो थॉट था, उस घटना के बारे में सोच करके भी उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, वो डर जाती थी, कह रहे यार इतनी बेइज्जती। ठीक है, ही इज मोटिफाइड बाय द फैक्ट दैट एट 38 ही स्टिल लिव्स एट होम विद हिज मदर। वो कह रहे हैं कि वो 38 ईयर्स का हो चुका है, ठीक है, मतलब लगभग 40 साल का हो चुका है, और ये बात सोच करके कि वो 40 साल का होने के बाद भी अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है, और शायद सोचो किसी की जॉब नहीं लगी है, ठीक है, 40 साल के हो गए, अभी भी नौकरी नहीं लगी, अभी भी हम क्या है, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सोच करके ना उसको बहुत ही मोटिफाइड, यानी कि बहुत एम्बैरेस्ड फील होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी कि भाई 40 का हो गया और अभी भी मेरे माँ बाप मुझे पाल पोस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिफाइड का मतलब यही है। ठीक है, शर्मिंदगी महसूस होना। चलो अगला है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अनॉय, चैग्रिन, कन्फाउंड, डिफ्लेट, डिसग्रेस। ठीक है, एंटोनिम्स होंगे कॉम्प्लीमेंट, डिलाइट, मेक हैप्पी, प्लीज या सूद। कि कोई चीज जो है आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करा रही बल्कि आपको राहत पहुंचा रही है, आप खुश हैं उससे। ठीक है, चलो अगला वो है अनक्यूटियस। ठीक है, अन अनक्यूटियस, ठीक है, खुशामदी, एक्सेसिवली फ्लैटरिंग और इनग्रेटिएटिंग, ऑयली, किसी की ना ऐसे तलवे चाटना, चाटुगिरी करना, ये आप समझ सकते हो। देखो पिक्चर भी जो है, पिक्चर भी क्या है, पिक्चर भी ऐसी ही बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका इसका मीनिंग समझ सकते हैं, आप खुशामदी करना, ठीक है, किसी की, है ना? हाँ, तो अनक्यूटियस का मतलब होगा किसी के ऐसे चाटुगिरी करना। हिज इंप्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज अनक्यूटियस एंड पुअरली डन। वो कह रहे हैं उसका जो प्रेसिडेंट का जो इंप्रेशन था, है ना, उसके दिमाग में जो छवि बनी हुई थी प्रेसिडेंट की, वो कैसी थी, वो बहुत ही बेकार छवि बनी हुई थी, और बहुत ही ज्यादा ऐसे चाटुगिरी वाली छवि बनी हुई थी कि बहुत चाटुगिरी करने वाला इंसान है लोगों को। ठीक है, लोगों की खुशामदी करता है, ठीक है, पीछे पीछे घूमता है। ठीक है, निकीज अनक्यूटियस डिमेनर गॉट ऑन एवरीवन्स नर्व्स। वो कह रहे हैं निकी का जो ये जो चाटुगिरी करने वाला जो तौर तरीका था, जो बर्ताव था ना, वो हर किसी को इरिटेट करता था। जैसे होते हैं ना कुछ लोग ऑफिस में कि बॉस आया तो बॉस आपके लिए पानी लेकर आऊं, आपके लिए ये लेकर आऊं, आपके लिए वो लेकर आऊं, फिर उनके लिए पानी वानी लेकर आना, हर हमेशा उनके बस तलवे चाटते रहना, उनके पीछे पीछे घूमते रहना, है ना, चाटुगिरी करते रहना। तो कह रहे हैं कि निकी का जो ऐसे चाटुगिरी वाला बिहेवियर था वो सभी को गुस्सा दिलाता था। ओके, सो ये होगा इसका मीनिंग। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे हिपोक्रिटिकल, इनसिंसियर, एड्यूलेशन, दोबारा इनसिंसियर रिपीट हो रहा है, डिसीटफुल। एंटोनिम्स होंगे ब्लेम, क्रिटिसिज्म, बिलिटलमेंट,
कैस्टिगेशन या कंडेमनेशन, ठीक है, कि आप किसी की चाटुगिरी नहीं कर रहे हो यहाँ पर। बेसिकली आप कैसे हो, आप निंदा लेना जानते हो, ठीक है, आप उनकी चाटुगिरी करने की जगह, उनको हमेशा खुश रखने की जगह, उनकी खुशामदी करने की जगह आप उनके मुंह पे चीजें बोलना जानते हो, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला है वीनल। वीनल का मतलब होगा भ्रष्टाचारी, ठीक है, करप्ट। कोई इंसान अगर वीनल है यानी कि वो भ्रष्टाचारी है, वो करप्ट है, ठीक है। शोइंग और मोटिवेटेड बाय सस्पेक्टेबल और टू ब्राइबरी, कि कोई इंसान अगर वीनल वीनल है यानी कि भ्रष्ट करप्ट है, इसको ऐसे क्या करेंगे, घूस फूस देंगे तो वो ले लेगा, ठीक है, घूसखोर आप कह सकते हो। दे आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन वीनल प्रैक्टिसेस, कह रहे हैं उनके ऊपर इल्जाम है कि वो वीनल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, यानी कि उनके ऊपर इल्जाम है कि वो घूसखोरी के कामों में क्या थे, उनका लेना देना था, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट था, यानी कि भ्रष्टाचारी के कामों में, करप्शन में इन्वॉल्वमेंट था उनका। द वीनल पुलिस ऑफिसर एक्सेप्टेड द मनी द ड्रग डीलर्स गेव हिम टू लुक अवे फ्रॉम द इलीगल डील्स। वो कह रहे हैं कि वीनल पुलिस ऑफिसर यानी कि जो भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर था, जो घूसखोर पुलिस ऑफिसर था या करप्ट जो पुलिस ऑफिसर था, उसने ड्रग डीलर से पैसे लिए थे, ताकि वो ड्रग डीलर्स ने उनको पैसे दिए थे कि भाई हमारा जो काम चल रहा है, हमारे काम को चलने दो, आप हमारे काम में दखलंदाजी मत देना, ठीक है। तो वो घूसखोरी करी थी उन्होंने उस ऑफिसर के साथ, तो वो ऑफिसर घूसखोर था, ठीक है, वीनल था, ये कह सकते हो आप। सिनोनिम्स होंगे अमोरल, करप्ट, क्रोकेड, डिसऑनेस्ट, इमोरल, ये सभी आप बोल सकते हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भी वो एकदम क्या था, उसके खुद के कुछ वो थे, शिष्टाचारी था, खुद के कुछ उसके एथिक्स थे, ठीक है, रूल्स फॉलो करता था, ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं था। गुड, ऑनेस्ट, मॉरल, नोबल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ वीनल। अगला जो है विलीफाई। विलीफाई यानी कि किसी को बदनाम करना। टू से और राइट अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में कुछ गलत बातें बोलना, ठीक है, या गलत चीजें उसके बारे में लिखना, बेसिकली किसी को बदनाम करना, ताकि क्या कर सके, ताकि ना आप इन ऑर्डर टू कॉज अदर पीपल टू हैव अ बैड ओपिनियन ऑफ देम, ताकि आप दूसरों के सामने भी उनकी एक गलत राय बना सको, ठीक है। जैसे होता है ना, आए दिन हम देख रहे होते हैं किसी किसी सुपरस्टार के बारे में क्या करते हैं, मीडिया वाले कुछ ना कुछ ऐसे लिख देते हैं, फिर जनता उसको पढ़ती है, तो जनता की नजरों में भी उस सुपरस्टार की गलत इमेज बन जाती है। तो इसे हम विलीफाई कहते हैं, बदनाम करना, कि आपने किसी के बारे में कुछ लिखा या आपने किसी के बारे में कुछ बोला, गॉसिप करी, आपने उल्टी सीधी बातें करी, उसको बदनाम करा, ताकि बाकी लोग भी उसके बारे में गलत सोचने लग जाए, ठीक है। ही वॉज विलीफाइड बाय द प्रेस एज अ मॉन्स्टर। वो कह रहे हैं कि प्रेस ने यानी कि मीडिया ने उसको क्या कर दिया था, मॉन्स्टर की छवि बना दी थी, उसके बदनाम कर दिया था उसको मॉन्स्टर के रूप में, कि तो बहुत ही बेकार इंसान है। Hannah's husband tried to vilify her during their child custody battle. वो कह रहे हैं हैना का जो हस्बैंड था उसने क्या कोशिश करी, उसने हैना की एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करी, उनका कस्टडी बैटल चल रहा था कि बच्चे को कौन अपने पास रखेगा, तो हैना के हस्बैंड ने उसकी ऐसी छवि बनाई, उसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोली जो कि क्या थी, जो कि उसे बदनाम करने वाली थी, है ना, ताकि जो बाकी लोग हैं वो इस बात को भरोसा करने पे मजबूर हो जाए कि हैना बहुत ही खराब माँ है, ठीक है। तो विलीफाई यानी कि किसी को बदनाम करना, उनके बारे में ऐसी बातें बोलना या लिखना, ताकि क्या हो जाए, ताकि लोग भी उनके बारे में गलत राय बना लें। सिनोनिम्स हो जाएंगे असेल, बिरेट, डैम, ठीक है, डिक्राई या डिफेम, ये आपके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे अप्रूव करना, चेरिश करना, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉल्ट, ठीक है, कि आप किसी को बदनाम नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको अनुमति दे रहे हो, आप उनके साथ सहमत हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, चेरिश कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कि वो अच्छे हैं, उनके बारे में गलत बातें नहीं बोल रहे हो। सो ये होंगे आपके वर्ड्स, ठीक है। चलो तो अब एक बार हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है कैलो। कैलो यानी कि एक अनाड़ी, एक इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर नौजवान, उसको हम बोलते हैं। इफ्यूजन यानी कि बिना रोके, बिना अपनी चीजों, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, खुले तौर पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। फॉर्चुइटस का मतलब है किसी चीज का ना आकस्मिक तौर पे हो जाना, बाय चांस कोई चीज आपने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, दूर दूर तक आपको कोई आइडिया नहीं था, कोई चीज अचानक से आपके लिए हो जाए और वो आपके लिए फायदेमंद निकले। कैंडोर का मतलब होता है कि चाहे कितनी ही मुश्किल घड़ी हो, हमेशा सच बोलना, सच बोलने की क्वालिटी, कि आप हमेशा ऑनेस्ट हो, सच बोलते हो, चाहे मुश्किल हो सच बोलना, चाहे मुश्किल की घड़ी हो, चाहे कैसा भी हो, सच्चाई ही आपका सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपका आप कह सकते हो हथियार होता है, आप सबसे पहले सच बोलते हैं, ठीक है। जेंटिल यानी कि बहुत ही विनम्र होना, पोलाइट होना, बहुत ही अदब, है ना, के साथ पेश आना। अगला है आइडिलिक। आइडिलिक यानी कि कोई चीज जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल। मॉर्टिफाई यानी कि बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करवाना किसी को, ठीक है। अनकेचुअस का मतलब होता है कि चाटुगिरी करना, ठीक है। वीनल यानी कि भ्रष्टाचारी, कोई भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, घूसखोर। विलीफाई यानी कि किसी के बारे में बहुत गलत बातें लिखना, गलत बातें बोलना, ताकि लोग भी उसके बारे में गलत राय बना लें।
ठीक है। सो ये हैं आपके आज के वर्ड्स जो मुझे आपको करवाने थे। बाकी आप जानते हो हमारी क्लास का टाइम क्या है। हमारी क्लास जो है ये सुबह होती है 7 बजे हिंदू ऑडिटोरियल की, एंड इंग्लिश की क्लास होती है 11 बजे। ठीक है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मेरा जो पूरा सिस्टम है एक्चुअल में वो थोड़ा सा हैंग कर गया था। और साथ ही साथ ना ये जो वाईफाई का है, ये वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो जाता है कि हल्का सा मौसम खराब होता है कुछ है, तो उसकी वजह से ना ये जो इंटरनेट है वो बड़ा ड्रॉप कर जाता है। तो मेरी इस वजह से सुबह क्लास जो है आपके साथ नहीं हो पाई थी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। वरना क्लास जो है सुबह 7 बजे होती है। ठीक है। और इसे कोशिश करेंगे, बस ये वाईफाई वाला इशू जो है वो हमने बात करी है, कोशिश कर रहे हैं कि अपन इसको एक बार में ही पूरा तरीके से फिक्स करवा सके, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। इसके ऊपर लगे हुए हैं लोग। ठीक है। हमने कॉल करके बोल रखा है उनको। तो ये एक बार ही फिक्स हो जाएगा तो क्लासेस अपनी रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। मैं नहीं चाहती थी आज भी आपकी क्लास मिस हो, तो क्लास मैंने मिस तो नहीं होनी थी। 7 बजे की जगह इस टाइम पे मैंने आपकी क्लास जो है कंडक्ट करी है, लेकिन क्लास हुई है। तो एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, बट हम कोशिश करेंगे टाइम में भी चेंज ना आए। तो ये जो क्लासेस है ये इस टाइम पर होंगी आपकी। बाकी जो है आप क्या करेंगे, आप एम्बाइब का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। और आपको जो हमारी क्लास की पीडीएफ है वो इस चैनल पे मिलेगी। तो इस चैनल को क्या कर लेना है, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है। ओके। चलिए, तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।